वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, इसके जस्ट जो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस क्लास लिया था मैंने, उसमें हम डिस्कस किए थे कि हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे कैसे करते हैं। उसमें स्पेशली टी टेस्ट को लेके, जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होता है और वन सैंपल टी टेस्ट होता है। वो टी टेस्ट के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था। आपने ये भी जाना था कि टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है और हाइपोथेसिस हमको कैसे लेना है अपने पर्टिकुलर रिसर्च में। तो होपफुली मैं यहाँ तक क्लियर हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि कैसे आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है और एक बार हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद कैसे उसको आपको टेस्ट करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद हम जो एनालिसिस करते हैं उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। और रिपोर्टिंग जो होता है वो जनरली लास्ट चैप्टर में होता है। जैसे कि आपने एक थीसिस देखा होगा, कोई सारे डिसर्टेशन देखे होंगे, तो डिसर्टेशन या थीसिस के एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, राइट। उसमें पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन रिव्यू आता है, देन यू हैव गॉट द पोर्शन ऑफ मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में ये सारे टेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। मेथोडोलॉजी में कई सारी चीजें हमको डिस्क्राइब करनी होती है, जैसे कि फर्स्ट चीज है कि हमारा सैंपल क्या है, पॉपुलेशन हम किसको माने हैं। उसके बाद आपका पॉपुल सैंपल साइज कितना है। तो सैंपल साइज का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स आपने पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो आपका है उसमें से आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको डिफाइन करना होता है कि आपका सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया। सो देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। तो आपने अपने स्टडी में क्या लिया है उसको जस्टिफाई करते हुए आपको डालना होता है। फाइनली आपको ये डालना होता है कि जितने नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स आपने आपने लिया है उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है। और मैं होपफुली कोशिश करूंगा कि एक क्लास में उसके लिए स्पेशली लूँ, ताकि मैं आपको एक थीसिस का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊँ। वो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए इसलिए होगा कि आपको रिपोर्ट जब लाइक थीसिस आप जब आपको बनाने हैं या फिर डिसर्टेशन बनाने हैं, तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो भी लाइक जो भी मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस है उसको आप फॉलो करते हुए अपना डिसर्टेशन वर्क रेडी कर सकें। तो एक एक आध क्लास में उसमें लेके आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिपोर्ट राइटिंग। तो व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? थर्ड चैप्टर में मेथोडोलॉजी के बाद आपको फॉर्मुलेट करना होता है अपना रिसर्च हाइपोथेसिस, जो कि फोर्थ चैप्टर में आता है। और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद कौन सा एडिक्वेट टेक्निक आप लगाएंगे जिससे कि हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर सकें। टेस्ट करने के बाद एक रिजल्ट आपके पास आएगा और वो रिजल्ट का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो फाइनल चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में होता है, दैट इज नोन एज रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सिर्फ 5 ही चैप्टर बनाने हैं या 5 ही चैप्टर लिखने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कोई थीसिस में 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर तक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द थीसिस। अगर आपकी थीसिस की रिक्वायरमेंट है तो वो 7 चैप्टर भी जा सकता है, और अगर आपकी थीसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 5 चैप्टर में भी खत्म हो सकता है। तो कमिंग ऑन टू द फिफ्थ चैप्टर, जो जैसा हमने डिस्कस किया है, वो फिफ्थ चैप्टर है रिपोर्ट राइटिंग। एंड व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट का मतलब क्या होता है हम पहले समझे। रिपोर्ट राइटिंग इज नथिंग बट इट इज अ मेथोडोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू कन्वेइंग द फैक्ट्स, डिस्कवरीज और सजेशन इन अ फॉर्मल मैनर। जब भी आप फॉर्मल मैनर में अपना जो ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लगाते हुए जो भी फैक्ट्स आपने ऑब्टेन किए हैं, जो भी डिस्कवरीज आपने किए हैं, या जो भी सजेशंस आपको देने हैं, उसको एक फॉर्मल मैनर में राइट डाउन करना ही रिपोर्ट राइटिंग है, राइट। एंड ये रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज आपने जितना भी वर्क अबव में किया है, इंट्रोडक्शन लिखा, रिव्यू आपने बहुत सारे डाले, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े, देन आपके रिसर्च में क्या रिक्वायरमेंट है उसका मेथोडोलॉजी को डिफाइन किया, फाइनली हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। ये सारे का एक जो स्नैपशॉट है, मतलब क्या आपने पाया इन द एंड, दैट इज नोन एज रिपोर्ट राइटिंग। ओके। And this process entails the methodological collection, examination, and arrangement of data in order to effectively communicate a coherent and succinct message. कंक्रीट मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। जो भी मेथोडोलॉजिकल कलेक्शन आपने किया, उन कलेक्शंस का आपने एग्जामिनेशन किया, और
इन एग्जामिनेशन के पश्चात उस डेटा को आपने फॉर्मल वे में अरेंज करते हुए अपने रीडर्स को दिया, ताकि रीडर पढ़ के ये जान पाए कि उसमें है क्या, what is essentially there in the process of that report writing. That is very important. और रिपोर्ट सर्व्स फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे उसको ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एकेडमिक रिसर्च के लिए ये यूज में आता है, कमर्शियल एनालिसिस के लिए यूज आता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, और भी डिफरेंट पर्पस हैं जिसके लिए हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो लेट अस सी कि आगे में व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। अगर मैं बात करूं कि मुझे इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग करना है, तो कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसको मुझे ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट इज रेलेवेंस टू द पर्पस। देखिए, आप जब डिसर्टेशन प्रिपेयर करते हैं तो आपके जितने चैप्टर्स होते हैं वो सारे एक मीडियम में अलाइंड होते हैं। एक मीडियम में अलाइंड होने का मतलब ये है कि जिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव को लेके आपने अपना काम स्टार्ट किया है, सारी बातें उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिया है और वेवर्ड बात कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो जो भी कंक्रीट ऑब्जेक्टिव लिया है, जो भी रेलेवेंस है, जो भी पर्पस है रिसर्च का, उस रिसर्च पर्पस को मीट करने के लिए जो भी आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, जो भी आपका फाइंडिंग्स आया, उसी के आसपास ही बातें होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, रिसर्चर इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में ये रिसर्चर को पता नहीं होता है कि माने एंटायर थीसिस को कैसे करना है, तो स्पेसिफिक बातें हो नहीं पाती हैं, या फिर वो चीजें स्ट्राइक नहीं करती हैं जो चीजें लिखनी चाहिए हम। तो हमको अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस से डेविएट नहीं होना है। जब आप डेविएट नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप चीजों को लास्ट में लिखेंगे। अ, बहुत लोगों का ये मानना है कि पूरे एंटायर डिसर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस। बहुत लोगों से मैंने सुना है, और बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है कि आपको एनालिसिस करना है डेटा का। तो वो बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं एज अ रिसर्चर ये मानता हूँ कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च में। एक तो होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सही जगह से अगर प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट नहीं करते हैं तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो सही रिजल्ट पाने के लिए या सही ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करना है। एंड फाइनल होता है रिपोर्ट राइटिंग। बिकॉज जो एनालिसिस आप करेंगे, रिजल्ट आएगा, दैट इज फाइन, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने इफेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं की है, जो आपके पास अवेलेबल है उसकी इफेक्टिव रिपोर्टिंग अगर नहीं की है, तो आपका एंटायर वर्क जो है वो कोई काम का नहीं। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें गलतियां होने की चांसेस होती है बिकॉज ये थियोरिटिकल चीज है। जब हम थियोरिटिकल चीज लिखते हैं तो हम उसको मान के चलते हैं कि बहुत इजी होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। थ्योरेटिकल चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज प्रैक्टिकल अप्रोच में, लाइक मैथमेटिक्स में, आप कोई भी फॉर्मूला लगा के रिजल्ट तो पा सकते हैं। लेकिन लिटरेचर सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। आप जब लिखेंगे तो क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट शुड बी रेलेवेंस टू द ऑडियंस। जो भी आप लिख रहे हैं वो अपने ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। मतलब अगर आप डिसर्टेशन बनाते हैं, थीसिस बनाते हैं, तो उसका कोई ऑडियंस है, उसको कोई पढ़ने वाला है। और अगर उसका कोई पढ़ने वाला नहीं है तो वो रिपोर्ट कोई काम का नहीं। तो सपोज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में किया है, तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम है वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन आपने डिजाइन नहीं किया एज पर दी ऑडियंस, मतलब उसमें भाषा जो है वो बहुत लाइक वेवर्ड रखा है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है और रिपोर्टिंग कुछ और बोलता है, या फिर सजेशंस प्रॉपरली नहीं दिए गए हैं रेलेवेंस के हिसाब से, सो दैट इज नॉट इफेक्टिव। सो जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो रेलेवेंस टू द ऑडियंस ही डालें। मतलब जो बैकग्राउंड आप फॉर्मुलेट करते हैं, जो लिखते हैं, वो इंटरेस्ट जनरेट करे एक पर्टिकुलर मास में जो उसको पढ़ना चाहता है। देन इट शुड बी प्रिसाइज एंड एरर फ्री। देखिए, प्रिसीजन होना बहुत जरूरी है। और जो भी एरर्स हैं दैट शुड नॉट बी देयर, और इट शुड बी मिनिमम।
एरर को हम ट्राई करें कि मिनिमम एरर हो, जैसे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें ना हो, और बहुत लंबी लंबी बातें ना हो। प्रिसाइज वे में अपनी बात को बोलना भी इम्पोर्टेंट है। इट शुड बी लॉजिकल। अगर हम तथ्यों को के हिसाब से, कोई भी आंकड़ों के हिसाब से अगर चीजों को अपना आगे रख रहे हैं, तो इट शुड बी लॉजिक। अगर आप एक चीज बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो होने के पीछे भी कारण है और नहीं होने के पीछे भी कारण है। वो दोनों कारण को आपको दर्शाना होता है। तो दैट इज नोन एज लॉजिकल। इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रहेंड विथ कोहेरेंट स्ट्रक्चर। उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस लिए, वाई। देखिए, रिसर्च में हमेशा रिसर्चर ट्राई करता है कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। जैसे हम एक रिसर्च करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में लाइक व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन उठनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं होगा या क्यों होगा। तो इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट शुड प्रिटेंड इन योर माइंड। तभी आप रिसर्च को इफेक्टिवली डील कर पाएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप होती है उसके बाद। और फाइनली द रिसर्च शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड कोइंसाइज। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्सिटी है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट और कोइंसाइज भी होना चाहिए। माने इट शुड बी कॉम्पैक्ट, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सारे लॉजिकल सेक्शंस को आप हेडिंग डाल के लिखना चाहिए। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो कि इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग में हमें जरूरत है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो हम इफेक्टिवली डील करते हैं डे टू डे लाइफ में। एक तो होता है एनुअल रिपोर्ट। तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो एनुअल रिपोर्ट हर ऑर्गेनाइजेशन, प्राय हर अच्छे फॉर्म्स अपने एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है। एंड की कंपोनेंट्स इसमें होता है कि लेटर फ्रॉम द चेयरमैन, एक चेयरमैन का लेटर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू होता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहता है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स का ये रहता है, और एक पर्टिकुलर ईयर में वो कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कोई प्रोडक्शन फर्म है तो कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना लागत लगा, ये सारी बातें होती है उसमें एनुअल रिपोर्ट। आप देखेंगे कि सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम महारत्न एंड नवरत्न कंपनी, इंक्लूडिंग एससीसीएल, इस एनटीपीसी, सेल भेल, जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये सारे अपने एनुअल रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे पब्लिश करती हैं। तो एक बार आप निकाल के भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनुअल रिपोर्ट। वो स्ट्रक्चर क्या है, क्या किन किन बातों को उसमें रखा जाता है। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट इट इज नोन एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसे कि यूनिवर्सिटी में आप एक प्रोजेक्ट करेंगे या डिसर्टेशन करेंगे, इसके अलावा आप प्रोजेक्ट करते होंगे, अपने संस्था में भी प्रोजेक्ट करते होंगे, आपको डिफरेंट लाइक पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोजेक्ट्स दिया जाता होगा। इसके की कंपोनेंट्स होते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको स्टेट करना होता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट्स क्या करने वाले हैं उसका रिफ्लेक्शन देना पड़ता था, एंड आउटकम, जो भी आउटकम आया उसको आपको पास्ट रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना होता है। प्रेजेंटली हम क्या कर सकते हैं और फ्यूचर जो विजन है वो भी देना पड़ता है। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स कंपोनेंट्स भी काफी सारे होते हैं। तो दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इट इज अनदर टाइप ऑफ रिपोर्ट। द थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट इट इज रिसर्च रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकर्स। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड रिसर्च रिपोर्ट ये डिफर करता है, बिकॉज रिसर्च रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें रिसर्च कंपोनेंट आ जाता है। मतलब तथ्यों को लेके, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को लेके जब हम कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए एनालाइज करते हैं, दैट बिकम्स अ रिसर्च रिपोर्ट। उसमें एसेंशियली आपको तथ्यों को, आंकड़ों को लेना पड़ता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। सो आई हैव गिवन यू क्लासिफिकेशन। द डेटा इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी डेटा होते हैं और सेकेंडरी डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जिसको हम डायरेक्टली रेस्पोंडेंट से जाके इंटरव्यू के माध्यम से या क्वेश्चनर के माध्यम से या शेड्यूल के माध्यम से जो कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। अनदर टाइप ऑफ डेटा इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। जो जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं जर्नल्स में, मैगजीन्स में, एनुअल रिपोर्ट में, टेक्निकल रिपोर्ट में, वो सारे को, वो पहले से अवेलेबल हैं, उन सारे को जाके हम जब कलेक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा पब्लिश सोर्सेज से भी हो सकता है, अनपब्लिश सोर्सेज से भी हो सकता है। तो ये सारे तथ्यों को, आंकड़ों को जब हम
एक जगह रख के उसका एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल लगा के, इट एसेंशियली बिकम्स अ रिसर्च रिपोर्ट। नाउ रिसर्च रिपोर्ट में मेन एक पेज होता है, डिसीजन मेकिंग एक समरी होता है और थियोरिटिकल डिस्कशन होता है। इसका इसका और भी पार्ट है, लाइक यहाँ पर सिर्फ की कंपोनेंट जो है वो मेंशन्ड है, तो इसके और भी बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, विच वी विल डिस्कस इन द लेटर वन। थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च, इट इज नोन एज रिसर्च रिपोर्ट फॉर एकेडमिक जर्नल्स। जब भी आप एकेडमिक जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं या रिसर्च पेपर भेजते हैं कोई भी एकेडमिक जर्नल में, यू शुड एडयर टू दैट द नॉर्म्स ऑफ द एकेडमिक जर्नल। आपने बहुत सारा देखा होगा, शोध पत्र प्रकाशित होते हैं या रिसर्च आपका जो है वो प्रकाशित होता है, वो पब्लिश होता है किसी अच्छे जर्नल्स में। कई बार मैंने ग्रुप में भी डाला है कि ये मेरा रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है। और रिसर्च पेपर पब्लिश होने का मतलब ये है कि आप रिसर्च में इन्वॉल्व हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं या कर सकते हैं। रिसर्च या एकेडमिक रिपोर्ट में का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट जो होता है वो जर्नल के साइट्स पे ही अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अपने फॉर्मेट से हमने बना दिया। और जनरल जो फॉर्मेट होता है वो टाइटल ऑफ द स्टडी होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो की कंपोनेंट होता है, जिससे कि आप एंटायर रिसर्च में आपने क्या किया उसका एक कोइंसाइज समरी पढ़ पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने आपको खोल के दिखाए थे, जिसमें अगर फुल पेपर ना मिले वो चलेगा, लेकिन सारे सारे जो पेपर्स हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल थे। तो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि रिसर्चर ने क्या लिया था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेट होता है। एंड देन आउटकम, फाइनली उसने क्या पाया उस रिसर्च से, वो भी स्टेटेड होता है। और फ्यूचर डायरेक्शन, अगर कुछ करना है फ्यूचर में, तो दैट इज ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही आप जान पाएंगे कि लाइक व्हाट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर रिसर्च पेपर और नॉट। तो रिसर्च रिपोर्ट या फिर एकेडमिक जर्नल्स के पब्लिकेशन को भी हम एक टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग मानते हैं। एंड फाइनली देर इज अनदर काइंड ऑफ रिपोर्ट दैट इज नोन एज इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इवैल्यूएशन रिपोर्ट कोई भी एक पर्टिकुलर फेनोमेनन का जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप एमबीए में पढ़ेंगे या अगर पढ़ चुके होंगे, देर इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, मेजर प्रोजेक्ट आता है, लॉन्च होता है, चाहे वो पब्लिक फंडेड हो या प्राइवेट फंडेड। पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट में लेट अस से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। गवर्नमेंट जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, और डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए डेफिनेटली फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, पैसे इन्वॉल्व होंगे। और उसमें बहुत सारे माइग्रेशन भी होना पड़ेगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया को वो एक्वायर करेंगे, उसमें डैम पानी कैसे स्टोर होगा, और उस पानी से कितने लोग बेनिफिशियल होंगे, कितना हेक्टर ऑफ लैंड जो है वो कल्टीवेशन होगा। तो इसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तैयार किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये होता है द कॉस्ट इन्वॉल्व टू द प्रोजेक्ट, कितना कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ, and after that what will be the benefit, what will be the outcome from that particular project। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद हमको एक ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। ऐसा समझें कि कॉस्ट बेनिफिट हमने एनालिसिस किया एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, सपोज 10 करोड़ का खर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हम 10 करोड़ लगा दिए मतलब एक ही साल में 10 करोड़ हमारा वसूल हो जाएगा। जो भी पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका जो आउटकम होता है, दैट आउटकम इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। डिफरेंट ईयर्स में, पहला ईयर में इतना पैसा मिलेगा या इतना बेनिफिट होगा, सेकेंड ईयर में इतना बेनिफिट होगा, थर्ड ईयर में इतना होगा। सो टोटल बेनिफिट जो रिकवरी पॉइंट है, कि अगर मैंने 10 करोड़ या गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपया लगाया है, तो वो बेनिफिट जो है वो कितने दिन में वसूल हो जाएगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि उतने पैसे का बेनिफिट 15 साल में हमको जो उसके बेनिफिशियरीज होंगे उनको 15 साल में वसूल हो जाएगा। तो जिस पॉइंट में जो कॉस्ट है और जो बेनिफिट है वो मीट करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एंड ब्रेक इवन पॉइंट इट इज अ पॉइंट वेर देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो हमको प्रॉफिट देता है, नीचे होता है वो लॉस देता है। तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट में जनरली हमको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हमको क्या बेनिफिट है या क्या लॉस है।
जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट आपको बेनिफिट देके ही जाएगा। सम प्रोजेक्ट्स आर देयर विच गोज इनटू लॉस आल्सो। सो कई बार इंडियन रेलवेज जो है वो मिड पॉइंट माने पिछले कुछ सालों में नाउ ये रेलवे इज इन प्रॉफिट, बट ऐसे दौर भी आते हैं जो रेलवे का लॉस होता है। लॉस इसलिए होता है बिकॉज जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, वो बेनिफिट जो कलेक्शन है फ्रॉम दी लाइक बेनिफिशियरी साइड, वो हो नहीं पाता है। लेकिन उनको रन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज बिकॉज इट इज इन इनटू द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक का ग्रेटर इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो फॉर एवरी एवरी मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है या प्राइवेटली लॉन्च होता है, से फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल बनता है और इट इज प्राइवेटली मैनेज्ड, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि इवोल्यूशन रिपोर्ट सबमिट होता है एंड देन थिंग्स आर यूज्ड टू क्लियर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हैं जिसको एज अ रिसर्चर हमें करना होता है। और देर आर डिफरेंट फॉर्मेट, इसको जानना बहुत जरूरी है कि एक फॉर्मेट क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के। तो बेसिकली फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे जो आपके काम का है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम जब भी करते हैं तो ये जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट जिसमें टाइटल ऑफ द आर्टिकल होता है, ये रिसर्च जो आप करेंगे उसका टाइटल होगा। देन यू हैव गॉट ऑथर्स विद एफिलिएशन, जो भी ऑथर्स होंगे, आपका नाम, आपका एफिलिएशन से फॉर एग्जांपल आपका नाम एक्स है और आप डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, तो आपका नाम एक्स लिखना होगा आपको। एंड आपका एफिलिएशन लिखना होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से। तीसरा चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट देना होगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। लाइक सिनॉप्सिस का मतलब अलग है और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अलग है। एब्स्ट्रैक्ट तब प्रिपेयर होता है जब आपका रिपोर्ट पूरा तैयार हो, एब्स्ट्रैक्ट लास्ट में बनता है। लेकिन सिनॉप्सिस तब बनता है, वो एक ब्लूप्रिंट है रिसर्च के लिए। जब मैं आपको बोलूंगा कि आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं अपना रिसर्च, देन यू हैव टू सबमिट अ सिनॉप्सिस। आपको एक सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा जिसमें सारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सिनॉप्सिस क्या है, एक आध और क्लास में लूंगा और आपको सिनॉप्सिस बनाना और जो फाइनल रिपोर्ट है वो बनाना थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। सिनॉप्सिस ऑफ द स्टडी क्या है कि आप क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर रिसर्च में आप क्या करने वाले हैं उसका आप डिस्क्रिप्शन देंगे। तो सिनॉप्सिस हो सकता है कि 4 या 5 पेज का सिनॉप्सिस हो, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट जो है वो पूरा कंप्लीट लाइक 60 70 80 90 100 पेजेस का भी हो सकता है। थीसिस की अगर बात करें तो और भी वो थोड़ा सा इन डेप्थ हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। फिर जब बॉडी मेन बॉडी में आ जाते हैं तो इंट्रोडक्शन हमको लिखना पड़ता है, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद या इंट्रोडक्शन के साथ ही हम लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव्स या एम्स ऑफ द स्टडी लिखना होता है, एम ऑफ द स्टडी या एम ऑफ द रिसर्च। देन यू हैव टू राइट रिसर्च क्वेश्चंस। आपको रिसर्च क्वेश्चंस लिखने होते हैं कि किस लिए आप ये रिसर्च करना चाहते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज हुए हैं जिसके थ्रू से आपने इस रिसर्च को करने का लाइक कोशिश किया है, या रूपरेखा, जो आप बोलते हैं कि रूपरेखा, ठीक। एंड फाइनली आपको हाइपोथेसिस बनाना होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हाइपोथेसिस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, द अदर वन इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड फाइनली यू हैव टू राइट ऑन द मेथड्स। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, आप कितने सैंपल साइज लेंगे, कौन कौन आपके रेस्पोंडेंट्स होंगे, या किस किस चीज के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्या क्या मेजर्स आप यूज करेंगे, कौन कौन से टेक्निक्स आप यूज करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे, और इक्विपमेंट यूज करने के बाद कौन कौन से ऐसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या टूल्स हैं जो आपको लाइक अपने रिसर्च में लगाना होगा। एंड फाइनली यू हैव टू राइट द रिजल्ट। रिजल्ट आप जब लिखेंगे यू हैव टू राइट द डिफरेंट समरीज एंड एनालिसिस ऑफ द मेजर्स ऑब्टेन्ड। जो भी आप जो भी आपको मिलेगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था रिसर्च रिपोर्ट में, मेथड लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको डिफरेंट समरी में लिखना पड़ेगा कि ये मैंने लिया था और इसका आउटकम ये है। फाइनली डिस्कशन में इंटरप्रिटेशन, यू हैव टू राइट एन इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी। जो भी इंटरप्रिटेशंस आपके होंगे कि मैंने ये अपने स्टडी किया और ये आपको मिला,
तो प्रिसाइज वे में डिस्कशन आपको लिखना पड़ता है। एंड फाइनली यू हैव टू राइट द रेफरेंस। रेफरेंस जब आप लिखते हैं तो यू हैव टू लिस्ट आउट द रिसोर्सेज इन अप्रोप्रिएट स्टाइल। मतलब जितने भी रिसर्च पेपर्स आपने पढ़े हैं या जितने भी जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स, ये सारे जो इन्वॉल्व हैं वो फाइनली रेफरेंस में आते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि रेफरेंस लिखने का एक अप्रोप्रिएट स्टाइल है। देयर इज अ स्टाइल टू राइट द रेफरेंसेस। हाफाजार्ड वे में हम रेफरेंस नहीं लिख सकते, उसका भी स्टाइल है। और गूगल स्कॉलर जब आप खोल के देखेंगे तो यू हैव गॉट अ मैकेनिज्म। एक आध और क्लास में लूंगा तो बताऊंगा कि रेफरेंस स्टाइल आपको कैसे लिखना है, या फिर जब आप रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा कि रेफरेंस स्टाइल आपको कैसे देना है। एक और फॉर्मेट है, जनरली ये फॉर्मेट है ह्यूमैनिटीज रिसर्च रिपोर्ट के लिए। पहले वाला एक्सपेरिमेंटल का था और सेकंड वाला जो है वो ह्यूमैनिटीज का है। ह्यूमैनिटीज का जो भी स्टाइल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। देखिए इसमें भी टाइटल ऑफ द स्टडी है, इसमें भी ऑथर्स विद एप्लीकेशन, हमको ऑथर के नाम लिखने पड़ेंगे। देन इसमें भी आपको यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, आपको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, मेथड्स को डिस्क्राइब करना है, इफ एनी मेथड्स आर अप्रोप्रिएट। देन इन द बॉडी यू हैव टू राइट द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है। देन यू हैव टू गिव फॉर कंक्लूजन। देखिए ह्यूमैनिटीज का रिसर्च रिपोर्ट बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं होता। एनालिटिकल का मतलब ये था कि बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स हम यूज नहीं करते। और जनरली जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो जब हम सपोज दो कवि हैं और दो कवि के जीवन को हम कंपेयर कर रहे हैं, ओके, तो देर इज नो स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व, कोई स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है नहीं उसमें। तो लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा कि उनका ये था इनका ये है, लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा हम कंपैरेटिव ड्रॉ करते हुए एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो उसमें ऐसा नहीं होता। टेक्निकल रिपोर्ट्स में हम हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। लाइक वी यूज टू टॉक मोर स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली हमको बात करना पड़ता है और ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बात करना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट में आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी डेटा में जो भी आपको मिलेगा आउटकम, उस आउटकम के बेसिस में ही बातें होंगी, इधर उधर की और बातें नहीं। तो जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो मोर स्पेसिफिक होता है, बिकॉज उसमें प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व होता है। और ह्यूमैनिटीज का जो रिसर्च रिपोर्ट होता है वो जनरली कंपैरेटिव होता है और लॉजिकल होता है कि ऐसे हुआ, इसलिए हुआ होगा। जैसे हिस्ट्री का हम रिसर्च करते हैं तो जो भी हमको मिलता है या जो भी पौराणिक चीजें हैं उसमें लॉजिकल बातें होनी चाहिए कि आर्गुमेंट्स के बेसिस में हम जो भी बात करते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटीज रिसर्च रिपोर्ट। और फाइनली रेफरेंस अगेन एक पार्ट है। लिस्ट डिफरेंट सोर्सेज इन अप्रोप्रिएट स्टाइल, आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे और स्टाइल के बेसिस में आपको रिसर्च को स्टेट करना होगा। ना व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन एक डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ चीज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं अपने रीडर तक कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये हमारा आउटकम है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिवाइस्ड अ रिपोर्ट। सेकेंड इज डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक रिसर्च करके रिपोर्ट राइटिंग करके देते हैं, दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। दैट इज अ सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लाइफ के हर स्टेज में आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है। इनफैक्ट आज जब आप सुबह सो के उठे होंगे तो आपने एक डिसीजन लिया होगा कि आज का मुझे क्लास करना है या नहीं करना है। सो डिसीजन हैज टू बी टेकन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू से डिसीजन लिया जाता है। तो से फॉर एग्जांपल यू हैव वोक अप टुडे एंड यू हैव डिसाइडेड नॉट टू डू द क्लास। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लास नहीं करने का डिसीजन लिया। मे बी लेट नाइट वो सोए होंगे उसी के लिए लिया, या फिर हो सकता है कि आज उनके घर में बहुत सारा काम हो बिकॉज आज संडे है, उसके लिए हो सकता है। या हो सकता है कि बहुत लोग ये सोच रहे हो कि सर तो वीडियो डाल दिए हैं तो अब क्लास करने की जरूरत नहीं है। सो देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स which has to be taken in terms of decision making. So this is another objective. Another objective is problem solving. जब भी हम कोई दुविधा में होते हैं
वी नीड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सभी के पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एनालिटिकल कैपेबिलिटी को अपना बढ़ाइए। और जब भी आप एनालिटिकल कैपेबिलिटी और रीजनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज टू एनहांस, जिसमें कि हम एनालिसिस करके कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। और एनालिसिस तब हो पाता है जब जब हमारा लॉजिकल थिंकिंग हो। कोई भी चीज को लेके हम लॉजिकली अगर सोचेंगे, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑलरेडी आ जाता है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, की हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग हो, जिससे कि हम एनालाइज करके रेकमेंड कर सके किसी चीज को। देन फॉर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, एक एक पर्टिकुलर वर्क के इफेक्टिव मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन के लिए रिपोर्ट राइटिंग यूज होता है, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है। पॉलिसी बनते हैं इससे इससे बहुत सारे पॉलिसी बनते हैं, रिपोर्ट राइटिंग से पॉलिसी बनते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अ, योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की, वट एवर पॉलिसीज आर रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन पॉलिसीज के इवोल्यूशन के लिए प्रोजेक्ट्स सप्लाई करती है या प्रोजेक्ट्स देती है डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था ऑफ लेट, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली से, आयुष्मान भारत जो रन कर रहा है अक्रॉस इंडिया। तो छत्तीसगढ़ में उसका क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, वेदर बेनिफिशियरीज आर सेटिस्फाइड और नॉट, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, बेटर वेदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द बेनिफिशियरी इट इज गोइंग डाउन और नॉट, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड। ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसपे कि मैंने काम किया और एक रिकमेंडेशन भेजा गवर्नमेंट को। रिकमेंडेशन जो भी था, इट वाज प्रिसाइज। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वो डेफिनेटली काम आया। वो ऐसे कि क्या क्या चीजें नहीं है जो कि होना चाहिए। जैसे कि एक रिकमेंडेशन मैंने भेजा है कि आयुष्मान भारत जो धरातल पे है, लाइक बेस प्लान है, वो अच्छा वर्क कर रहा है, माने हर जगह अच्छा वर्क कर रहा है, बट देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा नहीं है। खास करके दूरस्थ इलाकों में, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो दूरस्थ इलाका है वहां पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो जो कार्ड, जो स्वैपिंग का मैकेनिज्म है वहां पर, वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है। सो इट इज आयुष्मान भारत के इम्प्रूवमेंट के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मेरे स्टडी में मैंने फाइंड आउट किया। तीन चार और चीजें थी जो कंक्रीट वे में बात करते हुए मैंने गवर्नमेंट को अपना डिसीजन या रिकमेंडेशन जो है वो फॉरवर्ड किया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन, अगर वो चाहें तो लाइक दे कैन फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज, या एग्जिस्टिंग जो मेजर्स हैं उसके साथ नए चीजों को वो जोड़ सकते हैं। तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर एज फार एज पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज कंसर्न। देन आता है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च फाइंडिंग्स को बताने के लिए या रिसर्च इन्वेस्टिगेशन को बताने के लिए रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। लीगल एंड कंप्लाइंस को मीट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। लीगल कॉम्प्लाइंसेस कई बार हो जाती है, जिसको सुलझाने के लिए या मीट करने के लिए रिपोर्ट राइटिंग इट इज इम्पोर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। रिपोर्ट राइटिंग का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेबिलिटी। जो भी बातें आपने कही, सपोज बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो भी फेक होते हैं, मतलब जिसका कोई तथ्य से जुड़ाव नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि हमारा रिपोर्ट जो भी है वो कितना अकाउंटेबल है, कितना विश्वसनीय है, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं और उस चीज को बिलीव करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी फैक्टर। एंड फाइनली वन मोर ऑब्जेक्टिव इज देयर, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। उस पर्टिकुलर चीज पे या जिस चीज पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसका कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कैसे करके हो सकता है। तो दीज आर दी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्टिंग का एक पर्टिकुलर टेक्निक है जो डिफरेंट स्टेप्स में किया जाता है। पहले स्टेप में हमको क्या करना होता है, वी हैव टू डेवलप अ रिपोर्ट। हमको रिपोर्ट पहले डेवलप करना है। ये कैसे डेवलप करेंगे, वी हैव टू एंगेज विद प्रोड्यूसर डेटा गैदरिंग। हमने डेटा कलेक्शन किया है और जो भी जहां से भी डेटा मिलेगा, जो भी रिसोर्स है, उसको गैदर करके डेटा गैदरिंग किया है। एंड देन वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट। हमको रिपोर्ट का एनालिसिस करना है, उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, रिजल्ट को एनालाइज करना है, रिपोर्ट को इवैल्यूएट करना है थर्ड स्टेप में। रिपोर्ट को इवैल्यूएट करने के बाद वी हैव टू रिव्यू द कंटेंट एंड फाइंड आउट द इम्पैक्ट एनालिसिस।
इम्पैक्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि जो रिपोर्ट आपने इवॉल्युएट किया है या जो रिपोर्ट आपने बनाया है वो कितना इफेक्टिव है, हाउ मच इफेक्टिव इट इज, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट एनालिसिस। और उसके इफेक्टिवनेस के बेसिस में हमको डिसीजन लेना होता है, वट एवर डिसीजन वी यूज टू टेक, बिकॉज सारे जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है, जिसका प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव जो आपने फॉर्मुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हुए आपने प्रॉपर रिसर्च ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किया है और प्रॉपरली रिसर्च किया है, तो डेफिनेटली वो डिसीजन मेकिंग में आपका काम आने वाला है। एनीथिंग, वो घर में आपका रिसर्च हो सकता है, संस्था में हो सकता है, रिसर्च देश के लिए हो सकता है, वट एवर। और मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, देखिए डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में कुछ फर्क होते हैं। डेवलप कंट्री हमेशा जो फंडिंग्स है, इट इज स्पेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब जिसको आप डेवलप्ड बोलते हैं, वो अपना खर्चा जो है, मेजोरिटी खर्चा उसका जो होता है, दैट इज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड व्हाई इट इज डन, लेट मी मेक यू क्लियर। क्या आप जानते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में क्या अंतर होता है? अगर कोई जानते हैं तो प्लीज राइट इट ऑन चैट चैट बॉक्स। एक डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में मेजर अंतर क्या है? एनीवन? आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल आंसर। आवाज आवाज तो आ रही है। करेंसी वैल्यू, ओके। महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार ने लिखा है करेंसी वैल्यू, इट इज गुड आंसर। इंडिया इज अ डेवलपिंग एंड अमेरिका इज डेवलप, फाइन। इंडिया जो है वो डेवलपिंग है, अमेरिका इज डेवलप्ड, एग्री। डेवलपिंग कंट्री विकसित है, ऑब्वियसली विकसित है, वो जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन है वर्ड का। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलपिंग और डेवलप में क्या अंतर है। तीन तीन चीजें बताऊंगा। डेवलपिंग कंट्रीज आर लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड। जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हो तो तभी डेवलपिंग। इकोनॉमिकली स्ट्रांग, वेल, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, जापान, चीन, अमेरिका, ये सारे डेवलप्ड है। वहाँ के लोग के पास मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ठीक, मूलभूत सुविधाएं भी होती हैं। डेवलपिंग कंट्री अपने रिसोर्सेज बेसिक थिंग्स में खर्च करते हैं, बेसिक थिंग्स में खर्च करते हैं, सही है। प्रोग्रेस होना डेवलपिंग है, ओके, प्रोग्रेस होना डेवलपिंग है। तो ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, मैंने कोई मुद्दों को आप टच कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म्स में बेसिकली एक और आंसर आया है आयुष का, डेवलपिंग कंट्रीज आर इंडस्ट्रियलाइज्ड, हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये भी अच्छा आंसर है। मैं आपको ये डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा तीन डिफरेंट पॉइंट्स में जो कि इकोनॉमिक्स बोलता है। एंड सिंस आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने पीजी किया है इकोनॉमिक्स में, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का समझ मैं रखता हूँ। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का जो फंडामेंटल है उसको हम तीन चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला चीज है ग्रोथ। ग्रोथ, अब ग्रोथ किसी भी चीज का हो सकता है, डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, देर आर नंबर ऑफ सेक्टर्स। प्राइवेट प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट प्लेयर हैं, you have got industries, you have got service sector, you have got manufacturing sectors, there are number of sectors। इन सारे चीजों में ग्रोथ जब होते रहता है, आप देख रहे होंगे कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, ओके, तो दैट इज ग्रोथ फैक्टर। चाइना का इतना है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में आपको रिपोर्ट मिलेगा कि किस कंट्री का किस लाइक समय में कितना ग्रोथ हो रहा है। और ये ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्रोथ डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। तो अप टिल 1995, आपने अपने बुक में भी पढ़ा होगा कि 95 तक इंडिया जो है वो जो बाहर के पैसे हैं, लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको अलाउ नहीं कर रहा था। सो वी वर नॉट अलाउइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम किसी विदेशी को यहाँ आके बिजनेस करने का मौका नहीं देते। इन 1995 जो गवर्नमेंट थी, उसने डिसाइड किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, कंट्री का जीडीपी उतना बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रीज सेटअप हुए 1995 में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया गॉट
एमएनसीज, जो एमएनसी का कॉन्सेप्ट है, मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्सेप्ट है, इट वाज ड्यूरिंग 95। तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी अच्छी होने लगी, राइट। दिस इज वन फैक्टर। तो जितनी ज्यादा माने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो उस समय इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था पॉलिसी, वो थोड़ा सा कम था। लाइक अगर हम सोचें कि 100% इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास है, तो 30% हम बाहर से लेंगे और 70% अपना रहेगा। तो ये डिग्री को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या होता है, जब डिग्री को हम ज्यादा करते हैं, एमएनसीज को ज्यादा इनवाइट करते हैं, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो कम होते जाता है। लाइक, ठीक, अगर कोई बाहर की कंपनी आएगी बहुत सारे पैसे लेके, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल देयर बाय धीरे 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 कम होते जाएगा। पैसे तो बढ़ेगा, जीडीपी उससे बढ़ेगा ओबियसली, लेकिन उसका ड्रॉबैक है, उसका नेगेटिव साइड है कि वो कम होते जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल जो है उस पर्टिकुलर एमएनसीज के ऊपर वो कम होते जाएगा। तो 95 में एक बैलेंस्ड पॉलिसी आया, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा। और उसके बाद से जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो चेंज होते रहा है। और आज के डेट में हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जो हमको ग्रोथ दे रहा है। और डेफिनेटली जिससे कि जीडीपी इंडिया का ग्रो कर रहा है, ये यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। एंड वी आर ग्रोइंग, जो आप सभी जानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नए वेन्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे जॉब सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं। दिस इज ग्रोथ। तो डेवलप कंट्री में भी ग्रोथ है और डेवलपिंग कंट्री में भी ग्रोथ है। ये पहला फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर। सेकंड फैक्टर है इक्विटी फैक्टर। व्हाट इज इक्विटी फैक्टर? इक्विटी फैक्टर, इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये चीज को समझिए। इंडिया इज अ कंट्री विथ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया एक कंट्री है जहाँ की बहुत सारा पॉपुलेशन है, और डेवलप्ड कंट्री में थोड़ा कम पॉपुलेशन, जिसको जिसको आप मान के चलते हैं, या बहुत सारे कंट्रीज में, चाइना में अगर पॉपुलेशन है भी, तो कोई भी कंट्री जब ग्रो करेगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। मतलब जो दो दो क्लास जो है, जो हम मिडिल क्लास, अपर क्लास, मैं कास्ट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनकम वाइज बोल रहा हूँ। इनकम वाइज किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास बहुत कम पैसा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो लार्जली सेग्रीगेटेड है इंडिया में। बहुत इंडिया में माने इनकम क्लासिफिकेशन बहुत सारा है। हाइयर इनकम ग्रुप है, जो करोड़पति है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, वो कर नहीं पाएगा। और जो पुअर सेगमेंट है, वो पुअर सेगमेंट वैसा ही बैठा है, मतलब बहुत ज्यादा उसके इंप्रूवमेंट हुआ नहीं। ये इक्विटी में फर्क है। डेवलप्ड कंट्री में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो मार्जिन है, जो एवरेज है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इंडिया में ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। और इंडिया तब तक डेवलप नहीं हो पाएगा जब ये इक्विटी नहीं आ जाता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं आ जाता। ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी। अगर आपके पास ग्रोथ और इक्विटी दोनों है, मतलब ग्रो भी कर रहे हैं आप और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली वो आएगा, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इसको आप स्टेबल करके ले जा सकेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया एज अ कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, मैं बताऊं। ये इक्विटी लाने के लिए गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज होते हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी को हम बोलते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो टैक्सेशन पॉलिसी है। और टैक्सेशन का मतलब ये है कि जो ज्यादा कमा रहा है उससे टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जो सेगमेंट, जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, माने पब्लिक में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सो दैट जो लोग रिक्वायर्ड हैं उनको वो चीज मिल सके। अब इंडिया में देर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज करप्शन। ओके, तो कितना है, किसके में क्या है, वो मैं नहीं जा रहा हूँ, बट जो इक्विटी नहीं आने का कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग थ्रू करप्शंस। तो सभी जगह भ्रष्टाचार है। मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप बोलते होंगे कि भ्रष्टाचारी है, घूस लेता है, ये है वो है। तो लार्जली जो मनी है, जो ट्रैप्ड है, वो कहीं ना कहीं खप जाता है। एंड जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आना चाहिए खर्चा करने के लिए, वो नहीं हो पाता। अब गवर्नमेंट में भी कोई बैठा है, मान लो,
उस टाइप की हरकत कर रहा है, तो वहां पर भी ऑब्जर्व हो जाता है पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक करप्शन फैक्टर रहेगा इक्विटी नहीं आ पाएगा। तो करप्शन इज द मेजर कॉज टू प्रिवेंट इक्विटी, और इक्विटी जब तक नहीं आएगा डेवलप हो नहीं पाएगा। और इंडिया इज अ कंट्री, इसके पास प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। अगर पॉपुलेशन कम होता तो इक्विटी जल्दी आ जाता, दैट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, एक और फैक्टर होता है डेवलपमेंट का, या जो हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी का, वो प्रॉब्लम है कितना हमारा पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम। तो हम जब प्लस करें, इन सबको एवरेज निकालें, तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का बहुत कम है। उसका कारण पॉपुलेशन, अगेन पॉपुलेशन इज द मेजर फैक्टर्स। सपोज आप आपका प्रोडक्शन 100 बैग्स ऑफ राइस है, 100 बोरा चावल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, और आपके पास 100 लोग हैं खाने के लिए। लेकिन कोई ऐसा कंट्री है जो 10 बोरा प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पास खाने के लिए 2 लोग, तो विच वन इज इफेक्टिव? दूसरा वाला इफेक्टिव हुआ ना। आप 100 कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, यू आर नंबर वन। बट अनटिल एंड अनलेस आपके पास खाने वाले अगर कम नहीं होंगे, तो कैसे करके लाइक आप मैनेज करेंगे चीजों को? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। लाइक पॉपुलेशन इज अ मेजर फैक्टर, इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड पॉपुलेशन शुड बी मैनेज्ड। अगर पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हो गया या स्टेबल भी हो गया, तो क्या होगा, इक्विटी लाने में मदद मिलेगी। लेकिन पॉपुलेशन अगर वैसा ही एक्सप्लोड करता रहा, तो ग्रोथ जितना भी होगा, अगर आप ग्रोथ को सेकंड ट्वाइस एक्सेलरेट भी कर देते हैं, तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा एग्जिस्टिंग ये। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया में आज लाइक लैंड का कॉस्ट कितना बढ़ा है, आप खुद ही देख रहे होंगे। लास्ट 10-15 सालों में लैंड का कॉस्ट डबल तिबल 4 गुना 10 गुना हाई हो गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। जिन जगहों में लोग जाना नहीं चाहते थे, कभी जमीन खरीदना नहीं चाहते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, वहां पर करोड़ों के भाव में जमीन बिक रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ रिसोर्स स्केर्सिटी। आने वाला समय में रिसोर्स और स्केर्स होने वाला है, पानी का कमी होने वाला है। तो अनटिल एंड अनलेस वी चेक दैट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर थोड़ा सा चेक हो गया, तो रिसोर्स का एलोकेशन जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है, तो रिसोर्स कांस्टेंट आएंगे, पर कैपिटा इनकम जो है वो हो सकता है कि स्टेबल रहे या कम हो जाए। इक्विटी फैक्टर नहीं आ पाएगा, एंड अनटिल एंड अनलेस वी गेट दैट इक्विटी, वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। इक्विटी आना जरूरी है। सो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है इक्विटी का, और इक्विटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज वी पीपल डू नॉट पे टैक्स इन टाइम। देर आर लॉट ऑफ करप्शन इन अ पर्टिकुलर in a particular environment, and there are resource constraints, there is population explosion। इसके नंबर ऑफ रीजंस हैं जिसके कारण इक्विटी नहीं आ पा रहा है, और इंडिया जो है वो डेवलप्ड नहीं हो पा रहा। ऑल दो ग्रोथ है, हम ग्रोथ की जब बात करते हैं तो उसमें कोई शंका नहीं है, बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो ये बेसिकली लाइक जो डिफरेंस है, थोड़ा सा टॉपिक से हम डेविएट हुए। सो दीज आर द रिपोर्टिंग टेक्निक्स। नाउ कम टू द टॉपिक, एंड विजिबल है? ओके। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें? देखिए आप जो लिखेंगे, आप अपना जो प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उसके लिए क्लियरली जो एलिमेंट्स आपको देने होंगे वो मैंने मेंशन किया हुआ है। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टाइटल पेज। पहला टाइटल पेज आपका होगा। देन यू हैव टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। देन यू हैव टू राइट द समरी, आपने आपको समरी लिखना है। यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ कंटेंट, किस पेज में क्या है वो अप्रोप्रिएटली मेंशन होने चाहिए। देन यू हैव टू गो विथ राइटिंग इंट्रोडक्शन, देन द मेथोडोलॉजी, देन द रिजल्ट। रिजल्ट और एनालिसिस में थोड़ा सा फर्क आ गया। पहला एनालिसिस आएगा एंड देन रिजल्ट आएगा। यू हैव टू फर्स्ट डू द एनालिसिस, यू हैव टू राइट द रिजल्ट, देन यू हैव टू राइट द डिस्कशन, then you have to make some conclusions, and finally the recommendation, and you have to write reference or bibliography, and finally you have to give the appendix। देखिए रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में अंतर क्या होता है, थोड़ा समझने की जरूरत है।
रेफरेंस का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट जिसको आपने यूज किया है अपने थीसिस में, और उसको उसका साइटेशंस अवेलेबल रहेगा। सपोज मैं एक बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट की मैंने बात कही, तो इंडिया का डेवलपमेंट इतना हो रहा है, अगर हमने लिखा तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं कि इट इज गिवन बाय दुबे इन द ईयर 2002। जब हम टेक्स्ट में साइट करते हैं कोई भी चीजें, मैंने आपको रिसर्च पेपर दिखाया था जिसमें कि बहुत सारे साइटेशंस अवेलेबल थे, तो जब भी हम साइटेशन करते हैं और इन द एंड उसका रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रेफरेंस। लेकिन बिब्लियोग्राफी वो होता है जो कि टेक्स्ट में साइटेड हो चाहे ना हो। हम एक बुक से अगर कुछ पढ़े हैं और उसको अपने हिसाब से लिख रहे हैं, तो देन वी हैव टू गिव बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी जो है वो नैरो कंपोनेंट है, रेफरेंस जो है वो ग्रेटर कंपोनेंट है। उसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने 200 रेफरेंस अपने थीसिस में डाले हैं, तो वो 200 रेफरेंस का कहीं ना कहीं साइटेशन जो है वो थीसिस में होना चाहिए। अगर वो नहीं है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। बिब्लियोग्राफी में ऐसा नहीं है। अगर मैंने 200 बिब्लियोग्राफी में डाले हैं, तो उसका साइटेशन है भी तो चलेगा, और साइटेशन नहीं है तो भी चलेगा। एंड फाइनली वी हैव टू गिव अपेंडिक्स। अपेंडिक्स लास्ट पार्ट होता है जिसमें कि हम अपना क्वेश्चनर को डालते हैं, डेटा कलेक्शन टूल जो कुछ होता है वो डालते हैं, प्लेगरिज्म का टेस्ट जो हमने कराया है उसका रिपोर्ट्स को भी डालना होता है हमको इन द एंड। तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। एसेंशियली आपको जो अपना रिपोर्ट बनाना होगा, ये सारे पॉइंट्स के बेसिस में आपको अपना रिपोर्ट जो है वो तैयार करना होगा। ओके, देर आर सम इथिक्स। एक और टॉपिक है, देर आर सम इथिक्स इन रिपोर्ट राइटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा इथिकल कंसर्न है, एस्पेक्ट है जिसको आप ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू लाइक डू योर रिसर्च। पहला चीज है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप डेटा कलेक्शन करेंगे, सपोज आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप उसमें इन्फॉर्म कंसेंट डालेंगे कि माने जो रेस्पोंडेंट को आपने लिया है वो क्यों आपने लिया है। उसको अगर लिया है, उससे डेटा आप अगर ले लेंगे तो उसका डेटा को आप मिसयूज नहीं करेंगे, और उससे आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो उसके बहुत प्राइवेटली रिलेटेड हो, या जिससे उसको ठेस पहुंच सके। दिस इज नोन एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट वे में देखिए। क्वेश्चनर जब आप डिजाइन करते हैं तो एक पैराग्राफ पहले लिखा जाता है कि दिस इज द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसे मैं लिखूं कि आई डॉक्टर पुष्कर दुबे वर्किंग इन पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी डू हियर बाय inform you that you are the respondent of my study, and whatever data I will be taking, that will be kept confidential, and it will be used for academic research purpose only। ऐसा करके एक बनाना होता है आपको कि आपको इंफॉर्मेशन देने हैं किस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो। आई एम डूइंग माय रिसर्च ऑन दिस दिस टॉपिक, एंड इट इज रिलेटेड टू दिस। जो भी आप ये रिलेशन है, सपोज आयुष्मान भारत के ऊपर मैंने किया, तो मैंने लिखा कि आप एक बेनिफिशियरी हैं आयुष्मान भारत के लिए, और जो मैं डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ वो रिसर्च पर्पस के लिए है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उससे कितना वो बेनिफिटेड हुए या नहीं हुए, उस पर्पस के लिए मैं आपसे डेटा मांग रहा हूँ। और अगर आप डेटा मेरे को देते हैं, तो आपका जो नाम जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा, और कोई भी इस डेटा का मिसयूज नहीं किया जाएगा। ये इन्फॉर्म कंसेंट देने के बाद अगर वो एग्री करता है कि ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू द डेटा, देन यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। बिना इंफॉर्मेशन कंसेंट के कई लोग क्या करते हैं, डेटा ले लेते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट होता नहीं है, तो दैट इज बियॉन्ड इथिक्स। तो वैसा नहीं करना है। सेकंड इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच शुड इंक्लूड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टडी। कई कई संस्थाएं क्या बोलती हैं कि आप हमसे डेटा तो ले रहे हो, ठीक है, लेकिन सही डेटा आपको नहीं देंगे, या फिर आप सब अच्छा अच्छा छापो, हमारे बारे में सब अच्छा अच्छा लिखो, या फिर जो डेटा हम देंगे वो सभी अच्छा अच्छा देंगे, बुरा कुछ नहीं देंगे। सो ये ऑनेस्टी इंटीग्रिटी नहीं है। अगर कुछ चीज बुरा है तो रिसर्चर को उसमें बुरा लिखने की जरूरत है, और कोई चीज अगर अच्छा है तो अच्छा लिखने की भी जरूरत है। ऑनेस्टी मस्ट बी प्रिजर्व। जो ऑनेस्टी आपके पास है वो प्रिजर्व होना चाहिए, और इंटीग्रिटी होना चाहिए, क्योंकि एज अ रिसर्चर वो हमारा ड्यूटी है कि
लेट अस से मैं एक फैकल्टी हूँ और मेरा एक ड्यूटी है कि समाज में जो भी हो रहा है या जो भी चीजें चल रही हैं उन चीजों को एज इट इज मैं आगे लेके आऊं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फैब्रिकेटेड करूं या कुछ चीजों को बदल दूं। दैट इज नॉट ऑनेस्टी। तो एज अ रिसर्चर यू हैव टू प्रेजेंट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। यू हैव टू अवॉइड फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जो होता है उसको आपको ये करना है। एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये मेरे प्राइमरी डेटा है, ये मेरे सेकेंडरी डेटा है, इसको डिफरेंशिएट करने का ताकत आपके पास होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से आपको बचना है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए बहुत सारे रिसर्च जो कि कैंसर पेशेंट के ऊपर होते हैं, दो चार पीएचडी थीसिस हमारे यहाँ हुए हैं जो कि कैंसर पेशेंट के ऊपर थे, और कैंसर पेशेंट का जो डिप्रेशन लेवल को मेजर करने की कोशिश की गई थी। तो उस जगह में आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है। एचआईवी एड्स पेशेंट के ऊपर होता है, क्योंकि उनका नाम कहीं पर भी उजागर या आगे नहीं आना चाहिए। अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं माने डेटा प्रोवाइड करने में, तो आपका ये जवाबदारी है कि यू शुड मेंटेन द एडिक्वेट कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर देम। अनदर एस्पेक्ट इट इज नोन एज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मैंने जैसे डिस्कस किया था, प्लेगरिज्म इज अ क्राइम। अगर आप प्लेगरिज्म करते हैं अपने डेटा में, देन दैट इज अ बिग क्राइम। मतलब कहीं से डेटा मैंने कहीं से लिया, डेटा ले लिया या कहीं से लाइक चुरा लिया और उसको एज इट इज छाप दिया अपने नाम से, तो दैट इज प्लेगरिज्म। एंड प्लेगरिज्म को कंट्रोल करने का टूल पहले हमारे पास नहीं हुआ करता था, अभी लाइक है। मैं डिटेल में और थोड़ा बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में प्लेगरिज्म का इशू आएगा। देन बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और सब्जेक्टिव डिडक्शन क्या है, ये लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर में रहता है। ऑब्जेक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं, सब्जेक्टिविटी क्या एग्जैक्टली exactly है, इसके बीच का बैलेंस जो है वो एज अ रिसर्चर यू शुड नो हाउ टू एस्टेब्लिश अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंश्योरिंग रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। जब भी आप पब्लिकेशन के लिए जाते हैं, जब भी आप रिसर्च के बाद पब्लिकेशन के लिए जाते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट अ रेप्यूटेड चैनल एंड यू हैव टू अवॉइड डुप्लीकेट पब्लिशिंग एंड यू हैव टू एक्नॉलेज। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कहीं भी कोई भी जर्नल में ऐसे नहीं आना है। अभी हजारों जर्नल्स हैं गूगल में, अगर आप मार देंगे माने गिव मी जर्नल्स ऑन मैनेजमेंट, तो बहुत सारे जर्नल डिस्प्ले कर देगा, लेकिन कौन सा जर्नल ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है, ये जानने की जरूरत है। जैसे कि रेप्यूटेड पब्लिकेशंस हैं और वो इंडेक्सिंग में आता है, जैसे स्कोपस इंडेक्सिंग मैंने आपको साइट दिखाया था, वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है, IEEE का इंडेक्सिंग है, तो दीज आर दी रेप्यूटेड पब्लिकेशंस। और आपको सुइटेबल चैनल रेप्यूटेड पब्लिकेशन में जाना है। आज के डेट में जो एकेडमिक दुनिया है, एकेडमिक जगत जिसको बोलते हैं, वहाँ एक फेक चीज चल रहा है। वहाँ एक पूरा लाइक बोलते हैं ना कि एक फेक प्रोसेस, एक फेक चीज चल रहा है, जिसमें कि रिसर्चर जाता है, 10-15 हज़ार रुपया लेते हैं, वो लिख भी देते हैं और छपवा भी देते हैं। तो बाय टेकिंग 15,000 रुपीज दे यूज टू डू चीप रिसर्च। मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है, रिसर्चर के लिए भी नहीं है, और जो कर रहा है वो तो बिजनेसमैन है। जो कर रहा है इज नॉट एन एकेडमिशियन, उससे वो आपके रिसर्च से उसको कोई मतलब नहीं है। एंड पीपल दे आर गिविंग मनी, दे आर पेइंग मनी एंड दे आर गेटिंग थिंग्स पब्लिश्ड। तो रेप्यूटेड चैनल में जब तक पब्लिकेशन नहीं है, आपका पब्लिकेशन कोई काम का नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिसके 100 पब्लिकेशन है, 100 पब्लिकेशन है, लेकिन कोई भी एक पब्लिकेशन ढंग का नहीं है, बिकॉज उसका कोई इंडेक्सिंग नहीं है, उसका कोई रेपुटेशन नहीं है, और 2,000 4,000 5,000 10,000 देके पब्लिश हो जाता है। सो यू शुड अवॉइड दोज थिंग्स। अगर कोई बोलता है कि ऐसे ऐसे कराना है, तो यू शुड नॉट गो। एंड डुप्लीकेट पब्लिशिंग से भी बचना है। कई ऐसे जो संस्थाएं हैं जो आज के डेट में चल रहा है, वो क्या बोलती है कि एक पब्लिकेशन आपके लिए लिखा जाएगा, वो आपके नाम से पब्लिश हो जाएगा, अम, वो आपको हार्ड कॉपी भेज देगा घर में, एंड देन सेम पब्लिकेशन किसी दूसरे को देके उसको भी भेज देगा। सो दिस इज डुप्लीकेट पब्लिशिंग। एक चीज वो 10 जन को बेच के पैसा कमाने का ये जरिया है। तो दैट शुड बी अवॉइडेड ऑल्सो। बीइंग अ रिसर्चर आपको खुद इन्वॉल्व होना है पब्लिकेशन के लिए, किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। एंड फाइनली यू हैव टू एक्नॉलेज प्रायर पब्लिकेशन। जो चीजें आप खुद से कर रहे हैं उसमें किसी का अगर हाथ है, यू शुड एक्नॉलेज योर सेल्फ। ओके।
एक ने लिखा है कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी सवाल किए जा सकते हैं जब हम रिसर्च करेंगे? यस, यू कैन इजीली क्वेश्चन द गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट हैव द फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास फैक्ट्स फिगर्स नहीं है। एक और है कि क्या न्यूज़पेपर में छपी हुई न्यूज़ को ऑथेंटिक माना जा सकता है? नहीं, हर वक्त ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। ये डिपेंड करता है कि न्यूज आर्टिकल वाला कितना जानकार है और किन तथ्यों को लेके उसने न्यूज छापा है, बिकॉज यू हैव टू गो टू द प्रायर इंफॉर्मेशन। और हमेशा न्यूज क्लिपिंग्स जो होते हैं वो फैक्ट्स बेस्ड नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल निकला है वो गलत होते हैं, लेकिन वो हर समय सही नहीं होते। ये मेरा बोलने का ऑब्जेक्टिविटी है। ओके। वी हैव टू ऑल्सो डू ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जब भी आप करें, देखिए एज अ रिसर्चर एक चीज मैं रिसर्च करता रहा हूँ और आज 16 साल हो गए मुझे रिसर्च करते हुए। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आई शुड गिव ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। उसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, दैट इज अनदर फैक्टर। वो मुझे मैटर नहीं करता है कि किसी को बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बिकॉज एज अ रिसर्चर जो भी मेरा आउटकम है उसको मैं लिखूंगा। और क्योंकि मैं रिसर्चर हूं और क्योंकि मैंने डेटा कलेक्शन प्रॉपर वे में किया है, साइंटिफिक टूल्स को मैंने यूज किया है, तो मुझे खुद भी पता नहीं रहता कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आई ऑल्सो डू नॉट नो। लेकिन जो रिजल्ट आता है उसको इफेक्टिवली आपको इंटरप्रेट करना होता है। और जब आप इफेक्टिवली इंटरप्रेट करके उस चीज को भेजते हैं तो उसका क्रिटिक्स भी होता है। क्रिटिक्स होता है मतलब उस पर डिस्कशंस भी होते हैं, उससे कई लोग असहमत भी होते हैं। लेकिन इफ यू आर ट्रांसपेरेंट एंड इफ यू हैव फॉलोड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने अपने रिसर्च डिजाइन प्रॉपर रखा है, मैंने रेप्लिकेशन नहीं किया है, मैंने लिमिटेशंस बताए हैं, मैंने अपना रिसर्च का बायसनेस बताया है, तो उसके बेसिस में जो भी मैं रिपोर्टिंग करूंगा दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। रिसर्च में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मैं और आप मिलके एक रिसर्च करते हैं, ठीक है? तो आप एक चीज से सहमत हैं, मैं उस चीज से सहमत नहीं हूं, और हम चाहते हैं कि हम जो रिसर्च किए हैं वो पब्लिश हो जाए। ओके। आप एक चीज से सहमत नहीं है या मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं जो रिपोर्ट में आया है, और हम उस पब्लिकेशन पे जा रहे हैं। तो एक जन का जो मत है वो सहमत नहीं है, मतलब मैं मान लो आपसे सहमत नहीं हूं, और उस रिपोर्ट में ऐसा चीज लिखा है, उस पर्टिकुलर लाइक पेपर में ऐसा चीज लिखा है जिससे कि मैं सहमत नहीं हूँ। सो दैट विल अराइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और रिसर्च पेपर में या रिपोर्ट में कई ऐसे चीजें होती हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। छह छह ऑथर, सात सात ऑथर, बारह बारह ऑथर रहते हैं, खास करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जिसमें वो एग्री नहीं करते। दो बंदे जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है कि वो सहमत नहीं होते। तो वैसे जगह में जब आप पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जितने भी सारे ऑथर्स का क्या इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन में या पेपर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर है तो किस बिंदु पे है। उस चीज को भी हमको मेंशन करके भेजना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है आपका और आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो हमको पब्लिकेशन पे नहीं जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज सॉल्व्ड, रिजॉल्व। तो ये भी एक फैक्टर है जहां पर। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है जब लाइक आप ज्यादा ऑथर्स हैं, या फिर आप आपको किसी से बनी नहीं, इस ढंग से आता है। देन यू शुड adhere टू द रूल्स, वट एवर रूल्स इट इज फॉर्मुलेटेड। जो भी रूल्स बने हुए हैं उस रूल को आपको स्ट्रिक्टली पालन करना है इन ऑर्डर टू हैव अ गुड रिपोर्ट। और ये बेसिक इथिक्स है। एंड फाइनली यू हैव टू इंश्योर डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वो डेटा कैसे करके स्टोर होके रहेगा, उसका डेटा मैनेजमेंट कैसे करके होगा, उस पर्टिकुलर माने चीजों का सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे होगा, उसका पॉलिसीज कैसे बनेगा। सपोज मैंने आपसे डेटा कलेक्शन कर लिया, क्वेश्चनर के थ्रू से किया, सपोज हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, तो आइदर गूगल फॉर्म के थ्रू से करते हैं। पहले तो गूगल फॉर्म या ऑनलाइन मीडियम हुआ नहीं करता था। ये जनरली कोविड के बाद से बहुत फेमस हो गया कि ऑनलाइन डेटा हमको कलेक्ट करना है, और बहुत सारे रिसर्चर अब ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के ऊपर ही जा रहे हैं। प्रीवियसली बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था, हालांकि हम प्रीवियसली भी यूज करते थे। उससे पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चनर जो डिजाइन करते थे, बनाते थे, उसको उसका हार्ड कॉपी निकालते थे और भेजते थे कई जगह, आता था।
उसके बाद उसको टेबुलेशन किया जाता था, हम टेबुलेशन करके फिर डेटा स्टोर करके रखते थे। तो उस क्वेश्चनर को टेबुलेशन करने के बाद हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक स्टोर करके रखते थे। पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने के बाद उस क्वेश्चनर को जला देते, इधर उधर बेचते नहीं थे, जला देते थे। और जलाने का मतलब यह है कि वो किसी का इंफॉर्मेशन कंसेंट है, उसने अपना सारे इंफॉर्मेशन दिया, उसमें हो सकता है कि फोन नंबर भी हो, ईमेल आईडी भी हो, नाम हो, उसका एज हो, या हो सकता है कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड। या फिर उसको डिजिटाइज करके आप अपने पास रखिए, उसको सारे डेटा को आप डिजिटाइज कर लीजिए और अपने जो भी मेल आईडीज हैं वहां पर स्टोर करके रखिए, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी डिलीटेड। बाकी सब चीज को आप डिलीट मार दीजिए जो कि अनयूज्ड है। तो these are the different ethics which has to be followed while writing a particular report। जब भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ये इथिक्स का फॉलो होना जरूरी है। तो यहाँ पर से वी विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और वी कैन यूज राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन में जो हम डेटा मांगते हैं वो लिमिटेड डेटा होता है, राइट? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आप पूरा मांग रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, वी कैन यूज। मैं नहीं बोलता कि राइट टू इंफॉर्मेशन से आप डेटा यूज नहीं कर सकते, बट पब्लिक रिपोर्ट जो है वो बेसिकली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऐसा हम मान के चलते हैं। और कहीं भी आप रिसर्च कर रहे हैं और आपका अगर होल्ड नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में, माने आपका पहचान नहीं है, होल्ड नहीं है, तो राइट डेटा आपको मिल नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। या फिर तो आपको प्रॉपर चैनल पे जाना पड़ेगा। लाइक मुझे अगर आयुष्मान भारत के ऊपर मेरे को करना था जब रिसर्च, सो वी हैव ऑब्टेन्ड द कंसेंट फ्रॉम द मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट से हमने छत्तीसगढ़ जो मेडिकल जो जो मेन डिपार्टमेंट है, उससे हमने ऑथेंटिकेट परमिशन लिया। ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दैट परमिशन हमने डेटा कलेक्शन किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको, यू हैव टू टेक सम परमिशन। यदि कोई व्यक्ति अपने अव्यवस्थित रिसर्च सामग्री को पैसे देकर पब्लिश करवाता है तो इससे उस व्यक्ति को क्या लाभ होता है? ओके, उस व्यक्ति को क्या लाभ होता है? सपोज समझिए कि लेट मी ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। मैं